नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसने देश की संसद से लेकर सड़कों तक का तापमान बढ़ा रखा है। ये कोई सामान्य खबर नहीं है, ये एक विस्फोट है, एक दबी हुई चीख है। उन लाखों बुजुर्गों की आवाज है जिन्होंने अपनी जवानी की कमाई सरकारी तिजोरी में जमा करवा दी और आज बुढ़ापे में उसी कमाई के लिए भीख मांगने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं EPS 95 पेंशन धारकों की, उनकी जमा पूंजी की और उन अधिकारों की जिन्हें सरकारी दफ्तरों की धूल भरी फाइलों में कैद कर दिया गया है। ये महज एक समाचार नहीं है, ये एक आंदोलन है और ये आंदोलन अब लोकसभा की कार्यवाही तक जा पहुंचा है। शीर्षक में आपने देखा ही होगा कि आज हम जिस बहस की बात करेंगे वो संसदीय इतिहास की उन गर्मागर्म बहसों में शुमार है जहां एक ओर सरकार अपनी उपलब्धियों की ढाल ताने खड़ी थी तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सवालों की तलवारें नंगी कर दी। माहौल इतना तीखा हो गया कि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मैदान में उतरना पड़ा। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे उसी सदन में चलते हैं जहां करोड़ों पेंशन धारकों की उम्मीदें टिकी हैं। जानेंगे कि आखिर हुआ क्या, किसने क्या कहा और क्या है इस पूरे खेल की असली हकीकत। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि जहां सरकार के पास मुफ्त रेवड़ियां बांटने के लिए हजारों करोड़ हैं, वहीं बुजुर्गों का उनका अपना हक लौटाने के लिए फंड क्यों कम पड़ जाता है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये खबर आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, आइए पीछे मुड़कर देखते हैं। पिछले कई महीनों से देश भर में EPS 95 पेंशनधारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो या चेन्नई, हर बड़े शहर में उनके प्रदर्शन हुए हैं। बूढ़ी हड्डियां के बावजूद वे धूप में खड़े हो जाते हैं ताकि उनकी एक ही फरियाद सुनी जाए, हमारा पैसा, हमारा हक। उनका कहना है कि जो रकम उनकी कमाई से, उनके मालिकों के योगदान से और सरकार के हिस्से से EPFO में जमा है, वो कोई दान नहीं है, वो कोई सरकारी तोहफा नहीं है, बल्कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी है। ये वो पैसा है जिसे उन्होंने अपनी मेहनत की आखिरी बूंद से सींच कर इकट्ठा किया है। लेकिन जब वही लोग बुढ़ापे में अपनी ही पूंजी पर ब्याज और न्यूनतम पेंशन की मांग करते हैं तो सरकार उन्हें नज़रअंदाज कर देती है, या कहें तो उनके हक को सरकारी गलियारों में गुम हो जाने देती है। यही वो मुद्दा था जिसे लेकर संसद के चल रहे सत्र में महाराष्ट्र से सांसद श्री अरविंद गणपत सावंत जी ने जोरदार तरीके से उठाया। वो खड़े हुए और उन्होंने सदन के पटल पर एक ऐसा सवाल रखा जिसने हर मंत्री की नींद उड़ा दी। उनका सवाल बिल्कुल साफ और मुखर था, आखिर कब तक पेंशनधारियों को झांसा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ निर्देश हैं कि EPS के तहत पेंशन बढ़ाई जाए और न्यूनतम पेंशन कम से कम 6,000 रुपये प्रति माह दी जाए। उन्होंने आगे कहा, आपके पास उनका पैसा पड़ा हुआ है, अगर वो पैसा बैंक में होता तो उसे ब्याज मिलता, आप उन्हें उनका ही पैसा लौटा रहे हैं, वो भी बिना ब्याज के। क्या ये कोई मजाक है? फिर उन्होंने एक और अहम सवाल दागा, आज सिलेंडर का भाव 1,000 रुपये पार कर चुका है, हर चीज महंगी हो गई है, ऐसे में 1,500 रुपये का अंतर क्या मायने रखता है। उनकी मांग दो सूत्री थी। पहली मांग थी कि 15,000 रुपये की पेंशन योग्य तनख्वाह की ऊपरी सीमा सीलिंग को बढ़ाया जाए। दूसरी मांग थी कि जो 30,000 करोड़ का फंड पड़ा है उस पर सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि 6,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जा सके। अरविंद सावंत जी की बात खत्म होते ही उत्तर देने के लिए श्रम मंत्रालय की ओर से शोभा कंत्री जी, शोभा ताई खड़ी हुई और यहीं से असली नाटक शुरू हुआ। शोभा ताई ने सरकार की उपलब्धियों का एक लंबा चौड़ा ब्यौरा सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने पेंशन प्रणाली में अनेकों सुधार किए हैं। अब पेंशनर किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन निकाल सकता है, उसे EPFO के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। फिर उन्होंने डिजिटलाइजेशन का राग अलापा, बैंक मूलक पेंशन का जिक्र किया और आंकड़े भी पेश किए। उनके मुताबिक देश भर में लगभग 81 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है और हर महीने लगभग 18,958 करोड़ पेंशन के रूप में खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि ये राशि लगातार बढ़ रही है, केंद्र सरकार का योगदान भी बढ़ रहा है और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी पेंशन पर विचार चल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के सपने का जिक्र करते हुए कहा कि हर नागरिक को पेंशन मिले, यही लक्ष्य है। यहां तक कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम करने वालों को भी इस दायरे में लाने की बात कही। लेकिन दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद भी सदन में मौजूद सुप्रिया सुले जी, सुप्रिया ताई का धैर्य चरमरा गया। वैसे खड़ी हुई जैसे कोई शेरनी अपने बच्चों के लिए लड़ने को बेताब हों। उन्होंने शोभा ताई को टोकते हुए कहा, आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं, EPS 95 के पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ रही है या नहीं? ये सवाल इतना सटीक था कि सदन में सन्नाटा छा गया। सुप्रिया ताई ने आगे कहा, ये पैसा सरकार का कल्याण कोष नहीं है, ये उनकी अपनी मेहनत की कमाई है, इसीलिए इसे पेंशन कहते हैं, भिक्षा नहीं। उनकी आवाज में जोश और दर्द दोनों थे। उन्होंने कहा, हर बार जब सत्र चलता है ये वरिष्ठ नागरिक संसद के बाहर धरने पर बैठते हैं। आपने पहले भी वादे किए, प्रकाश दावड़े जी के ज़माने में, अरुण जेटली जी के ज़माने में और अब निर्मला जी के सामने भी। हर बार आप कहती हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई या थोड़ा और समय दीजिए, ये बहाने हैं। हम टेक्नोलॉजी नहीं पूछ रहे, न उपलब्धियां नहीं, हम पूछ रहे हैं 5,000 रुपए की डिमांड है, उससे ऊपर की है, क्या आप देंगे?
सुप्रिया ताई ने एक और तीर छोड़ा। पेंशन का फॉर्मूला है पेंशनेबल सर्विस गुणा पेंशनेबल सैलरी भाग 70। जितना योगदान उन्होंने दिया है उतनी पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन 50 साल पहले जिसने कम तनख्वाह पर काम किया उसे आज बहुत कम पेंशन मिल रही है, जबकि महंगाई ने सब कुछ खा लिया है। इसीलिए न्यूनतम पेंशन की सीमा 1000 रुपए से बढ़ाकर 7000 या उससे अधिक करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, आपने उनका पैसा सालों तक रखा और अब उन्हीं के पैसे पर उन्हें चैरिटी कर रहे हो। ये सरकार का कल्याण प्रोग्राम नहीं है, ये उनके हक का पैसा है। जब सुप्रिया ताई बोल रही थी तो पूरा सदन स्तब्ध था। स्पीकर ओम बिरला जी को बीच बीच में हस्तक्षेप करके माहौल शांत करना पड़ा, लेकिन माहौल इतना गर्म था कि अब खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को खड़ा होना पड़ा। उन्होंने बेहद सधे हुए लेकिन साफ शब्दों में जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत संवेदनशील है और कई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिल चुके हैं। हर कोई अपनी अपनी मांग रखता है। फिर उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। कुछ लोगों ने 10,000 रुपए प्रति माह की मांग रखी थी। उस समय हमारे सामने तकनीकी और वित्तीय बाधा थी कि उस कोष में इतना पैसा ही नहीं है कि इतनी अधिक पेंशन दी जा सके। अब भी अलग अलग समूह अलग अलग रकम मांग रहे हैं। उन्होंने इसे एक प्रकार का धर्म संकट बताया, क्योंकि जो पैसा कोष से निवेश करके कमाया जाता है वो पर्याप्त नहीं है कि सबकी अपेक्षाएं पूरी हो सकें। उन्होंने ये भी बताया कि विभाग इस पूरे मामले को संवेदनशीलता से देख रहे हैं और हेमा मालिनी जी भी लगातार इस मुद्दे पर उनसे मिलती रहती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बारीक बात समझ लेनी चाहिए। वित्त मंत्री ने जिस 10,000 रुपए की मांग का जिक्र किया वो कुछ चुनिंदा संगठनों की मांग है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अधिकांश बड़े श्रमिक संगठन जैसे BAMS, भारतीय मजदूर संघ और NISEC, राष्ट्रीय संघर्ष समिति 3,000, 5,000 या 7,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे हैं। मांग 10,000 से भी कम है। फिर भी सरकार को ये राशि देने में कठिनाई हो रही है। दूसरी तरफ चुनावी मौसम में सरकार ने एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा की है। किसानों के खाते में 2,000 रुपए, महिलाओं को 500, 1,000, युवाओं को 1,000 रुपए सीधे नकद हस्तांतरण के तौर पर दिए जा रहे हैं। लेकिन जब बात EPS 95 पेंशन धारकों की आती है, जिनकी अपनी जमा पूंजी 15 से 20 लाख करोड़ के आसपास EPFO के पास पड़ी है, तो सरकार कहती है फंड पर्याप्त नहीं है। ये विरोधाभास हर पेंशन धारक को अंदर तक जला रहा है। वो कहते हैं जब हमारे ही पैसे से सरकार दूसरों को तोहफे दे सकती है तो हमें हमारी जमा पूंजी पर ब्याज और न्यूनतम पेंशन क्यों नहीं दे सकती। इस पूरी बहस के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी जी इस मुद्दे को बार बार सदन में उठाती हैं और ये लगातार उठने वाला मुद्दा बन गया है। इसका मतलब साफ है, ये मामला अब किसी एक दल या क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे सदन का साझा मुद्दा बन चुका है, चाहे वो सरकार की तरफ से बोले या विपक्ष से। लगभग सभी सांसद इस बात से सहमत दिखे कि पेंशनधारियों की पीड़ा वास्तविक है और इसका जल्द समाधान होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार आगे क्या करेगी। क्या सुप्रिया सूले जी के सीधे सपाट सवालों और अरविंद सावंत जी के तीखे तेवरों का कोई असर होगा? क्या वित्त मंत्री के धर्म संकट वाले बयान के बाद कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? फिलहाल तो सरकार की ओर से इतना ही कहा गया है कि मामला विचाराधीन है, लेकिन पेंशनधारी अब विचाराधीन शब्द से थक चुके हैं। उनका संघर्ष जारी है। हर सत्र से पहले, हर बजट से पहले वे फिर से सड़कों पर उतरते हैं, फिर से धरना देते हैं, फिर से संसद के बाहर प्रदर्शन करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से वेलफेयर के नाम पर कोई एहसान नहीं चाहिए, बल्कि उनके अपने पैसे का सिर्फ हिसाब चाहिए। वो मांग करते हैं कि EPFO के फंड की नियमित ऑडिट हो, ये बताया जाए कि उनके पैसे का निवेश कहाँ किया जा रहा है और क्यों उन्हें उस निवेश पर मिलने वाले ब्याज का लाभ नहीं दिया जाता। एक और अहम मुद्दा है 15,000 रुपए की सीलिंग बढ़ाने का सवाल। दरअसल पुरानी पेंशन योजना के तहत अधिकतम पेंशनेबल सैलरी 15,000 प्रति माह थी। अब मांग है कि इस सीमा को बढ़ाकर 25,000, 35,000 या इससे भी ऊपर किया जाए। सरकार ने अब तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी है। श्रम मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अगर ये सीमा बढ़ाई जाती है तो सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन पेंशन धारकों का तर्क है कि ये उनका अपना पैसा है और सरकार इसे बहाना बना रही है। उनका सीधा सवाल है, जब दूसरी योजनाओं के लिए पैसा निकल सकता है तो हमारे हक के लिए पैसा क्यों नहीं निकलता। ये बहस इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इस बार विपक्ष ने सरकार को गोलमोल जवाबों की आदत से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। सुप्रिया सूले जी ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ डिजिटलाइजेशन और पुरानी उपलब्धियों के नाम पर तालमटोल नहीं चलेगी। जब तक पेंशन धारकों की जेब में 7,000 रुपए नहीं आते, ये मुद्दा दबने वाला नहीं है। और यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, सरकार आज सिलेंडर पर सब्सिडी देती है, गैस के दाम बढ़ने पर राहत पैकेज लाती है, लेकिन उसी महंगाई के दौर में जब पेंशन धारक अपनी दवा और रोटी के बीच चयन करने को मजबूर है तो उनके लिए कोई राहत क्यों नहीं? क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या एक किसान का दर्द ज्यादा और एक मिल मजदूर का दर्द कम है?